हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल डिफरेंट क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का ज्योग्राफी थर्ड चैप्टर जो कि है जल संसाधन। पूरा क्वेश्चन आंसर करेंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी फटाफट शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी कुछ प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो। अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए, कोई भी क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, उसका मैं वीडियो बहुत जल्द ला दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। तो हमारा देख सकते हैं जो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो हम लोगों से पूछ रहा है कि नीचे दी गई सूचना के आधार पर स्थितियों को जल की कमी से प्रभावित या जल की कमी से अप्रभावित में वर्गीकृत कीजिए। मतलब कि चार ऑप्शन जो आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है, इनमें से आपको कौन जल से प्रभावित है और कौन सा जल से अप्रभावित है उसको हम लोग को बताना है। तो चलिए देखते हैं, हम लोग पढ़ना है। फर्स्ट में बताया ऑप्शन है कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। अगर कोई भी क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है तो हम उसको क्या बोलेंगे, वहाँ पर जो जल की कमी होगी या फिर जल की कमी नहीं होगी, है ना। तो अगर किसी भी क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है तो वहाँ पर जल की कमी क्या होगा, नहीं होगी। ठीक है, तो जल से अप्रभावित हो जाएगा ये। ठीक है, तो पहला नंबर हो जाएगा आपका जल से अप्रभावित क्षेत्र, यहाँ पर कोई भी जल का अभाव नहीं है। ठीक, इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन है अधिक वर्षा और अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र। मतलब कि कोई भी क्षेत्र में अधिक तो वर्षा हो रही है पर वहाँ पर क्या है, अधिक जनसंख्या भी है तो उसको यूज भी करेगा, तो ये क्या है, प्रभावित क्षेत्र में आएगा। ठीक है, ये जो है सो जल का प्रभावित क्षेत्र हुआ। इसके बाद आपका ग नंबर में है अधिक वर्षा वाले परंतु अत्यधिक प्रदूषित वाले क्षेत्र। मतलब कि अगर किसी क्षेत्र में अधिक वर्षा हो रही है तो वहाँ पर अधिक प्रदूषित भी हो रही है तो क्या होगा, जल क्या हुआ, प्रदूषित हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या आपका आएगा, प्रभावित वाले क्षेत्र में आएगा। ठीक है, इसके बाद आपका घ है कि कम वर्षा और कम जनसंख्या वाले क्षेत्र। मतलब कि कोई भी क्षेत्र में कम वर्षा होती है और वहाँ पर कम जनसंख्या भी है तो भी आपका ये प्रभावित वाला क्षेत्र में आएगा। यानी आपका ख ग और घ आपका क्या हो गया, जल से प्रभावित हो जाएगा। और आपका जो पहला जो है वो हो जाएगा क्या, जल से अप्रभावित क्षेत्र। ठीक है, तो आपका ये आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हम लोगों से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है सो तर्क बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जो हमारा पहला जो है वो है बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल लाती है जहां जल की कमी होती है। जी बिल्कुल, कोई भी बहुउद्देशीय परियोजनाएं आती है तो उन जगहों पर, उन क्षेत्रों पे जल पहुंचाती है पाइप के द्वारा जहां पर क्या है, जल की कमी होती है। ठीक है, ये आपका सही है। ठीक है, इसके बाद बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती है। ये भी सही है। ठीक है, कि जो भी बहुउद्देशीय परियोजनाएं आती है उनमें क्या होता है कि जल बहाव को रोक के वहाँ पर बाढ़ मतलब कि वहाँ बांध का निर्माण करता है। इससे क्या होता है कि जो बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाता है, जो बाढ़ आता है वो नहीं आता है। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, इसके बाद ग नंबर का बहुउद्देशीय परियोजनाएं से वृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। ये सही आपका नहीं है, ये आपका तर्क सही नहीं है। ठीक है, एक और बचा, उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती है, ये सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग नंबर का, ये तर्क आपका सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि कोई भी बहुउद्देशीय परियोजनाएं बहुत बड़ी स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका उसका ख़त्म नहीं कर देती है। ठीक है, जो भी जितने भी लोगों की आजीविका ख़त्म होती है उसका जो सरकार उसका मुआवजा देती है और उसको कहीं और जगह जो है सो बचने का वहाँ पर मौका देता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सबका आजीविका ख़त्म होती है। ठीक है, तो ये तर्क सही नहीं है। ठीक, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों से तीसरा नंबर से पूछ रहा है कि यहाँ कुछ गलत व्यक्ति दिए गए हैं, इनमें गलती पहचानो और दोबारा लिखें। मतलब कि यहाँ चार ऑप्शन है, वो आपका गलत लिखा गया है, उसको आप लोग को गलती पहचान कर आपको सही तरीके से लिखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ उत्तर। तो देखिए एक एक करके पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। देखिए
आपका जो पहला है क नंबर का, उसमें बोल रहा है कि शहरों की बढ़ती संख्या, उनकी विशालता और सघन जनसंख्या तथा शहरी जीवनशैली ने जल संसाधनों के सही उपयोग में मदद की है। ये सही है या फिर गलत? तो आप लोग देखते हैं, मैं यहाँ पर उत्तर इसमें लिख चुका हूँ, लिख दिया हूँ, नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर लिख दिया हूँ। शहरों की बढ़ती संख्या, उनकी विशालता और सघन सघन जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली से जल संसाधनों की अति शोषण हो रहा है और उनकी कमी होती जा रही है। जी बिल्कुल सही बात है कि शहरों की जो बढ़ती जनसंख्या है, उनकी विशालता और सघन जो जनसंख्या हो रही है शहरों में, उनसे क्या होगा, शहरी जीवन शैली में जल संसाधनों का अति शोषण हो रहा है। ठीक है, बड़े बड़े शहरों में जो है सो जल का बहुत ही कमी हो रहा है और जलों की जो है सो अधिक शोषण हो रहा है और उनकी कमी होती जा रही है। ठीक है, तो पहला आपका ये गलती था, मैंने सुधार कर उसको यहाँ पर लिख दिया है। ठीक, ख नंबर देख सकते हैं यहाँ पर कि लिखा है कि नदियों पर बांध बनाने और उनको नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव, तलछट बहाव प्रभावित नहीं होता। ये क्या सही है या फिर गलत? इसको हम लोग देखते हैं आंसर में। ठीक है, देखते हैं आंसर में क्या लिखा है कि नदियों पर बांध बनाने और उनको नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव और तलछट बहाव अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका जो है सो मैंने उत्तर में लिख दिया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ग नंबर में, यहाँ पर ग नंबर बोल रहा है कि गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान शहरी क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति करने पर भी किसान नहीं भड़के। ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि साबरमती बेसिन में जो जब सूखा पड़ा था, उस टाइम शहरी क्षेत्रों में अगर अधिक जल दे दिया जाए, अगर वहाँ सूखा है और दूसरे जगह जल को पहुँचाया जाए, तो क्या वहाँ का किसान नहीं भड़केगा? जी बिल्कुल भड़केगा। यो इसको मैंने किस प्रकार लिखा है वो आप नीचे देख सकते हैं आंसर ब्लैक कलर में ग नंबर में, कि गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान शहरी क्षेत्रों में अधिक जलापूर्ति देने पर परेशान किसान, है ना, उपद्रव करने, यानी कि जो है सो आक्रोश हो गए और करने पर उतारू हो गए। क्योंकि जब आप जानते हैं कि आपके क्षेत्र में सूखा है और आप वहाँ का जल कि शहरों में लेकर जा के दे रहे हैं, तो वहाँ के लोग ओबियसली जो है सो ज़रूर ही कुछ ना कुछ हंगामा करेंगे, है ना, ज़रूर ही भड़केंगे। ठीक है, तो ये सरासर गलत था, इसको मैंने सही करके यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले देखते हैं। घ नंबर में यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर क्या गलत हो रहा है, गलती है। गलती यहाँ पर ये है कि आज राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध पेयजल के बावजूद छत वर्षा जल संग्रहण लोकप्रिय हो रहा है। तो चलिए देखते हैं, ये आपका गलत है। इसको किस प्रकार मैं लिखा हूँ, चलिए देखते हैं। घ नंबर आप देख सकते हैं लास्ट में कि आज राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध पेयजल छत वर्षा जल संग्रहण की रीति कम होती जा रही है। क्योंकि जब लोगों को जो सो पेयजल मिल रहा है, यानी पानी मिल रहा है, तो वो क्या होगा, छत वर्षा जो छत पर जो वर्षा जल संग्रहण का रीति था राजस्थान में, वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, क्योंकि सरकार सबके घरों तक पानी पहुंचा ही देता है, तो इससे लोग क्यों पानी को संग्रह करेंगे, तो ये रीति है सो कम होती जा रही है। ठीक है, न कि लोकप्रिय होती जा रही है। ठीक है, यहाँ पर गलत था, मैंने यहाँ पर सही करके लिख दिया है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 नंबर का, इसमें क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। आपको 30 शब्दों में इसका आंसर देना है। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं और इसका आंसर बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्याख्या करें कि जल किस प्रकार नवीकरण योग्य संसाधन है। जल हम लोग को पता है नवीकरण योग्य संसाधन है, और नवीकरण योग्य संसाधन किसे कहते हैं, नवीकरण योग्य संसाधन हम उसे कहते हैं जो अगर एक बार ख़त्म भी हो जाता है तो हम पुनः उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं इस किस प्रकार नवीकरण योग्य संसाधन है। तो जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है, क्योंकि जल एक बार प्रयोग करने पर समाप्त नहीं होता है। जल को अगर हम एक बार समाप्त करते हैं तो वो एक समाप्त नहीं होता, हम इसका बार बार प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जल को हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात इसकी पुनः पूर्ति संभव है, मतलब ये फिर से बन सकता है, फिर से बनता है। ठीक है, जैसे जल का प्रयोग अधिक उद्योगों में या घरेलू कामकाज में किया जाता है, किंतु समाप्त नहीं होता। इस जल को साफ करके फिर से इस्तेमाल करने योग्य बनाया जा सकता है। मतलब कि हम जो भी जल का यूज करते हैं अपने दैनिक जीवन में, जो भी पर डे यूज करते हैं, उनका जो है सो क्या कर सकते हैं, हम फिर से साफ करके उसको हम लोग फिर से
बना सकते हैं, फिर से अपना यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है। इसलिए जल जो है सो एक नवीकरण योग्य संसाधन है, क्योंकि हम उसका बार बार यूज़ कर सकते हैं। अगर वो एक बार ख़त्म हो गया तो फिर भी हम उसको साफ़ करके या फिर हम उसको फिर से पुनः पूर्ति करके हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद हमारा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर में कितना नंबर का था ये, 2 नंबर का, 2 नंबर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 2 नंबर का 2 नंबर जो क्वेश्चन है ये क्या पूछ रहा है हम लोगों से। ये पूछ रहा है कि जल दुर्लभता क्या है और इसका क्या मुख्य कारण क्या है। ठीक है, जल दुर्लभता क्या है इसको हम लोग जानते हैं। देखिए, जो जल दुर्लभता होता है ना, वो क्या होता है, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है कि जल के विशाल भंडार तथा नवीकरणीय गुणों के होते हुए भी अधिक जल की कमी महसूस की जाए तो उसे जल दुर्लभता कहते हैं। मतलब कि जल हम लोग को पता है कि वो नवीकरण युक्त संसाधन है। ठीक है, लेकिन जल का विशाल भंडार मतलब जल बहुत हो, ठीक है, और नवीकरण हो, ठीक है, नवीकरण भी हो, हम लोग को पता है कि जल नवीकरण होते हैं। फिर भी अगर जल की कमी होता है, जल की कमी महसूस होता है, हमको लगता है कि इतना जल है, पानी है, फिर भी अगर हमको महसूस होता है कभी कि हमको जल नहीं मिलता है या फिर कमी महसूस होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग जल दुर्लभता कहते हैं। ठीक है, तो विभिन्न क्षेत्रों में जल की कमी या दुर्लभता के लिए निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। दूसरा पर पूछा था ना कि और इसका मुख्य कारण क्या है, जल दुर्लभता का मुख्य कारण क्या है, तो हम लोगों ने समझा कि जल दुर्लभता क्या है वो तो हम लोग समझ गए हैं। फिर हम लोग समझते हैं कि इसका मुख्य कारण क्या है। तो चलिए समझते हैं। पहला पॉइंट मैंने देख सकते हैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि बढ़ती जनसंख्या। ठीक है, इतनी तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही है हमारे देश में कि आप लोग देख सकते हैं इतनी तेज़ी जनसंख्या बढ़ने के कारण अधिक जनसंख्या के घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। ठीक है, अधिक जनसंख्या के घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए क्या, पानी, है ना। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अति शोषण करके सिंचित सिंचित क्षेत्र को बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, मतलब कि जब हमारा जनसंख्या बढ़ रहा है तो क्या होगा, जल का भी तो यूज ज़्यादा होगा ना। तो जल का जब ज़्यादा यूज होगा तो उसको खेतों में ज़्यादा यूज करके उसको सिंचित क्षेत्र को बढ़ा दिया जाता है। ठीक, अगला जो ऑप्शन है वो हमने यहाँ पर ये बोला है कि जल का असमान वितरण। जल जो है सो कहीं कम है तो कहीं ज़्यादा है। भारत में बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर सूखा पड़ता है, वर्षा बहुत कम होती है। लेकिन भारत में कुछ ऐसे भी जगह है जहाँ पर बहुत ही वर्षा होती है, साल भर होते रहता है। ठीक है, मासिन राम मैंने आप लोग को बताया था एक वीडियो में। ऐसे क्षेत्रों में भी जल दुर्लभता या जल की कमी देखी जा सकती है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है कि निजी कुएं या नलकूप। बहुत से किसान क्या करते हैं, अपने खेतों में निजी कुओं व नलकूपों से सिंचाई करके उत्पादन बढ़ा रहे हैं, किंतु लगातार भूजल का स्तर नीचे गिर रहा है और उन लोगों के लिए जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है। मतलब कि बहुत सारे किसान क्या करते हैं कि अपना फसल को बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं कि सिंचाई करता है नलकूपों से, है ना, कुओं व नलकूपों से सिंचाई करता है और इतना सिंचाई कर देता है कि पानी का जो जलस्तर है वो नीचे चला जाता है। इसके कारण जल दुर्लभता में कमी हो जाती है। ठीक है, फिर हमारा अगला पॉइंट मैंने लिखा है कि औद्योगिकरण स्वतंत्रता के बाद हुए औद्योगिकरण के कारण भारत में लवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ गया है। उद्योगों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसकी पूर्ति जल विद्युत से की जाती है। इस कारण भी जल की कमी का सामना करना पड़ता है। जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद भारत में तेज़ी से औद्योगिकरण हुआ। यहाँ पर जो फैक्ट्रियाँ थी, उद्योग थे, उनका बहुत ही जल्द विकास हुआ, है ना। लोग बहुत ही जल्दी विकसित हो गए, विकास करने लगे। तो जब फैक्ट्रियों का विकास होगा तो बहुत सारे संसाधनों का भी यूज होगा ना, और जल का भी यूज होगा। और पानी का इतना यूज कर दिए कि पानी का नवीकरण गुण होते हुए भी जो है सो पानी का कमी महसूस होने लगा। तो ये जल दुर्लभता के कारण है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग इसको समझ चुके होंगे। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना करें। ठीक है, जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं का मतलब ये हुआ कि जो बड़ी बड़ी योजनाएं आती है, बांध बनाने का, बड़ा बड़ा पुल बनाने का,
उस सब योजनाओं से जो लाभ होती है और हानि होती है उनके बारे में हम लोगों को बताना है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके बताते हैं और समझते हैं। नदियों पर बांध बनाकर एक साथ कई उद्देश्यों को पूरा किया जाता है। हम लोग को पता है कि नदी पर अगर बांध बना देंगे तो हम लोग को लाभ भी होगा और हानि भी होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि लाभ और हानि कैसे होता है। जैसे बाढ़ नियंत्रण, अगर हम नदी में बांध को बना देते हैं तो क्या होता है, बाढ़ पर नियंत्रण कर सकते हैं। जो बाढ़ आता है उस पर हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं। जो वहाँ पानी डिगा रहेगा उससे हम लोग सिंचाई कर सकते हैं, फसल उगा सकते हैं, है ना। विद्युत उत्पादन कर सकते हैं, मत्स्य पालन कर सकते हैं, है ना, मछली पालन कर सकते हैं। ऐसी नौ ना नौ चालन कर सकते हैं, मतलब जो नाव का होता है पर्यटन स्थल बन जाएगा तो वहाँ का लोगों का रोजगार भी मिलेगा, है ना। तो ये फायदा हुआ। अब नुकसान क्या है वो भी हम लोग नीचे जानने वाले हैं। देखिए, पालन ऐसी योजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। ठीक, बहुउद्देशीय परियोजनाएं किसे कहते हैं, जो एक किसी भी क्षेत्र में लोगों को क्या हो, जैसे बाढ़ पर नियंत्रण हो, है ना, सिंचाई, विद्युत उत्पादन तथा मत्स्य पालन, ऐसी योजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। इस योजनाओं से कुछ लाभ होते हैं तो कुछ हानियां भी होती है। मैंने आपको पहले भी बताया, अगर जब बांध बंधाएगा तो उससे हम लोगों को लाभ भी होगा और हानि भी होगा, तो वही हम लोग को बताना है। लाभ क्या होगा, चलिए लाभ मैंने यहाँ देखिए लिख दिया हूँ। लाभ क्या होगा कि नदियों पर बांध बनाकर केवल सिंचाई ही नहीं की जाती, अपितु इसका उद्देश्य विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उत्पादन, जलापूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, नौचालन और मछली पालन भी है। जब हम नदियों पर बांध बनाते हैं तो बहुत सारा चीज़ हम लोग को फ़ायदा होता है। जैसे विद्युत उत्पादन होता है, घरेलू औद्योगिक उत्पादन, जलापूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मतलब जल भी हम लोग को आसानी से मिल जाता है। मनोरंजन, अगर वो पर्यटन स्थल बन जाता है तो वहाँ के लोग मनोरंजन करने के लिए भी आते हैं। नौचालन, है ना, नाव का भी होता है, लोग नावों पर चढ़ के घूमते हैं, है ना। और मछली पालन भी होता है। इसलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है। यहाँ एकत्रित जल के अनेक उपयोग समन्वित होते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे बांध का लाभ। या अब हम लोग समझते हैं हानि के बारे में। ठीक है, हानियाँ देख सकते हैं, मैं यहाँ हानियाँ भी लिख दिया हूँ। हानियाँ क्या कि नदियों पर बांध बनाना और उनका बहाव नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध हो जाते हैं। जब हम बांध बनाते हैं तो जो नदी का प्राकृतिक बहाव होता है उसको हम लोग रोक देते हैं ना, तो ये भी एक हानि ही हुआ। जिसके कारण तलछट कम हो जाता है, जिसके कारण तलछटें जो है सो कम हो जाती है। अत्यधिक तलछट जलाशय की, है ना, थैली पर जमा होता रहता है, जिससे नदी का तल अधिक चट्टान हो जाती है। नदी जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है। मतलब जब आप नदी में बांध देते हो तो वहाँ के जो जीव जंतु हैं नदी में पानी के अंदर, वो उसका जो आवास में भोजन की कमी हो जाती है, क्योंकि आप उसको एक सीमित जगहों पर ही रख देते हो, है ना। बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देती है। बांध जो है सो नदी को क्या करता है, एक से दो टुकड़े में बांट देती है ना, जिससे जलीय जीवों का नदियों स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। स्थानांतरण मतलब कि जो जो नदी के अंदर जो जलीय जीव हैं उसका स्थानांतरण क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। एक जगह से दूसरे जगह वो नहीं जा पाता है, वो जहाँ बांध के अंदर ही वो रहता है। ठीक है, बांध के मैदान में बने जलाशयों से वहाँ मौजूद वनस्पति और मिट्टी जल में डूब जाती है। इन परियोजनाओं के कारण स्थानीय लोगों को अपनी आजीविका और संसाधनों से लगाव व नियंत्रण आदि को कुर्बान करना पड़ता है। मतलब कि जब हम किसी भी क्षेत्र में जब बांध बनाते हैं तो वहाँ की जो अगल बगल जो लोग रहते हैं, जो गांव है, उसकी आजीविका क्या हो जाती है, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। और वहाँ का जो लगाव होता है, वो नियंत्रण होता है, उसको सबको उसको कुर्बान करना पड़ता है, उसको उस जगह को छोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो ये थी हमारी हानियाँ। ठीक, आशा करते हैं इसको भी समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगले क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए। 120 शब्दों में आप लोग को इसका उत्तर देना है। लिखा है कि राजस्थान के अर्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है, व्याख्या करें, बताना है आप लोगों को कि राजस्थान में अर्धशुष्क क्षेत्रों में जो वर्षा जल संग्रहण होता है वो किस प्रकार होता है। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं। देखिए, राजस्थान के जो राजस्थान के अर्ध शुष्क और क्षेत्रों में विशेषकर बीकानेर, फ्लोदी,
है ना, यहाँ पर अर्जुन नहीं होगा, ठीक है। विशेषकर बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण तरीका आमतौर पर अपनाया जाता है। वहाँ के लोग क्या करते हैं कि छत पर वर्षा जो है सो संग्रहित करते हैं, जमाव करते हैं, वही तरीका अपनाया जाता है। इस तकनीक में हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टाँका हुआ करते हैं। मतलब कि इसी सब घरों में क्या होता है, जो भूमिगत संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टाँका हुआ करते हैं। इसका आकार एक बड़े कमरे जितना हो सकता है, मतलब कि जो वो टाँका या टैंक होता है वो एक बड़े कमरे जितना हो सकता है। इसे मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता है। यह घर की छतों से पाइप द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। जो छत से एक पाइप लाया जाता है और एक आंगन में इतने बड़े एक रूम के आकार एक बड़े कमरे के जितना बड़ा होता है, वहाँ वो पाइप के सहारे लाया जाता है। छत से वर्षा का पानी नलों से होकर भूमिगत टाँका तक पहुंचता था, जहां इसे एकत्रित किया जाता है। वर्षा का पहला जल छत और नलों को साफ करने में प्रयोग होता था। मतलब कि जो अगर बारिश होता है तो फर्स्ट जल क्या करता था, वो छत में जितना भी गंदगी होता था उसको साफ करने के लिए किया जाता था और उसे संग्रहित नहीं किया जाता था। इसके बाद होने वाले वर्षा जल को संग्रह किया जाता था। मतलब इसके बाद जो वर्षा होती थी वहाँ वो जो है सो छत पर संग्रह किया जाता था और उसे टाँका में जल अगली बार अगली ऋतु तक सीमित किया जा सकता था। मतलब कि जब बारिश खत्म होता था तो वही टाँका में पाइप के माध्यम से पानी को जमा करके रखता था, संग्रहित करके रखता था, ठीक है। और अगले मौसम तक उसका रखता था, अगले मौसम में उसका यूज करता था, ठीक है। छत से पानी होकर भूमिगत टाँका तक पहुंचता था, जहां से एकत्रित किया जाता था। वर्ष का पहला जल छत नलों को साफ करने में लगता था, उसे संग्रहित नहीं किया जाता था। इसके बाद होने वाली वर्षा जो है सो संग्रह किया जाता था टाँका में। जल अगली वर्षा ऋतु तक क्या करता था, सीमित किया जाता था। इसे जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध करवाने वाला स्रोत बनता है। वर्षा जल को प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप माना जाता है। मतलब कि जो वर्षा का जल होता है वो प्राकृतिक रूप से बहुत ही शुद्ध होता है, बहुत ही अच्छा होता है। कुछ घरों में टाँकों के साथ साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं, क्योंकि जल का स्रोत इन कमरों को भी ठंडा रखता था। मतलब कि कुछ जगहों पर कुछ घरों में टाँकों के साथ भूमिगत कमरे भी बनाया जाता था और वहाँ पर क्या होता था कि कमरों को ठंडा रखने में भी इसका यूज किया जाता था, जिसमें ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से राहत मिलती है। मतलब कि गर्मी के दिन में जो है सो पानी राहत मिलता था लोगों को। आज राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध बारहमासी पेयजल के कारण कम होती जा रही है। हालांकि कुछ घरों में टाँका की सुविधा अभी भी है, क्योंकि उन्हें नल का पानी स्वाद पसंद नहीं है, ठीक है। अभी जो है ना कि वहाँ पर जो इंदिरा गांधी जो है इंदिरा गांधी नहर है ना, कहाँ, राजस्थान में। वहाँ क्या कर दिया है कि लोगों के घरों में 12 महीने, 12 मासी मतलब 12 महीने पानी जो है सो उपलब्ध करवाती है सरकार। इससे क्या होता है, जब उसको पानी मिल जाती है 12 महीना, तो वो क्या छत पर संग्रह करेगा, नहीं ना करेगा। इससे क्या होता है कि टाँका का जो अभी जो है वो कम होता जा रहा है, या रीति रिवाज जो है सो कम होता जा रहा है। हालांकि कुछ घरों में अभी भी टाँका है, क्योंकि जो है सो यह पानी नल का जो पानी है उसको पीने में स्वाद जो पसंद नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका तीसरा का 1 नंबर का क्वेश्चन जो और आंसर। इसको मैंने समझा और आशा करते हैं आप लोग भी समझ गए होंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं और उसका आसानी से हल करते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन है कि परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को आधुनिक काल में अपनाकर जल संरक्षण एवं भंडारण किस प्रकार किया जा रहा है, ठीक है। परंपरागत जो परंपरा से चले आ रहे हैं उसका संग्रहण को पद्धतियों को अभी का युग में यानी आधुनिक काल में अपनाकर जल संरक्षण किस प्रकार किया जा रहा है। अभी जो है आजकल जो है सो जल का बचाव किस प्रकार किया जा रहा है उसके बारे में हम लोग को लिखना है, ठीक है। तो चलिए इसको लिखते हैं आसानी से, देखते हैं कि क्या क्या लिखा है। इसका आंसर मैंने इस प्रकार लिखा है कि प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माण के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे भी पाए जाते थे। मतलब जो पहले के ज़माने के जो जल संग्रहण किए जाते थे उसका ढांचा भी पाए जाते थे। लोगों को वर्षों पद्धति और मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था। लोगों पहले जो थे लोग थे उसको वर्षा और मिट्टी के बारे में बहुत ही गहरा ज्ञान था, बहुत ही अच्छे तरीके से जानते थे। उन्होंने स्थानीय पारिस्थितिकीय परिस्थितियों और अपने जल
आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भौम जल, नदी जल और बाढ़ जल संग्रहण के अनेक तरीके विकसित कर लिए थे। मतलब उन जो पहले के ज़माने के लोग थे, वो आज से लगभग 100 साल, 150, 200 साल पहले के लोग जो थे, उनको बहुत ही ज्ञान था। और वो जो नदी का पानी या फिर वर्षा का पानी किस प्रकार जमा कर सकते हैं, उसको किस प्रकार बाद में यूज कर सकते हैं, वो बहुत ही तरीका उन लोग जान गए थे। आधुनिक काल में भारत के कई राज्यों में इन परंपरागत विधियों को अपनाकर जल संरक्षण किया जा रहा है। मतलब अभी जो है सो पहले का परंपरागत को मानकर अभी भी बहुत से ऐसे राज्य हैं जिसमें इस प्रकार का संरक्षण किया जा रहा है। जैसे राजस्थान के बहुत से घरों में छत वर्षा जल संग्रहण के लिए भूमिगत टाँकों का निर्माण किया जाता है। मतलब अभी मैंने पढ़ा, आप लोग को भी पढ़ा है ना पिछले क्वेश्चन में, कि राजस्थान में एक जो फेमस है वो क्या है, छत वर्षा जल संग्रहण। ठीक है, इसमें छतों पर संग्रहण किया जाता है। ठीक है, इसमें वर्षा जल को संग्रहित करके उपयोग में लाया जाता है। इसी प्रकार कर्नाटक के मैसूर जिले में एक गांव में ग्रामीणों ने अपने घरों में जल आवश्यकता की पूर्ति छत वर्षा जल संग्रहण की अवस्था से की हुई है। मेघालय में नदियों और झरनों के जल के को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करने की 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। मतलब जो नदियों मेघालय में नदियों और झरनों की जो बहाव होता है ना, उसमें बांस को लगाकर पाइप के द्वारा जो है सो पानी को एकत्रित करने की 200 वर्ष पुरानी विधि है। मतलब ये जो परंपरा है वो 200 वर्षों तक से चली आ रही है। और खेतों में वर्ष जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे ताकि मिट्टी को सिंचित किया जा सके। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा कुल जैसी वाहिकाएं नदी के धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए लगाई है। ठीक है, जो पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में लोग होते हैं वो क्या नाम दिया है, गुल, है ना, और कुल। ठीक है, जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए लगाई गई है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते थे। यही तरीका आधुनिक समय में अपनाया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिक काल में भी परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को अपनाकर जल संरक्षण एवं भंडार किया जा रहा है। ठीक है, मतलब जो पहले के लोग जल संरक्षण करते थे वही नियम, वही सारा चीज़ लागू करके आज के भी जो आधुनिक काल के जो लोग हैं वो भी अपनाकर वर्षा जल को जमा कर रहे हैं और उसको अपने जो यूज है बाद में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तीसरा नंबर यानी कि जल संसाधन जो तीसरा चैप्टर था वो हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिया। और अगला जो चैप्टर है उसका भी हम लोग जल्द वीडियो लाएंगे। तो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, तो आप लोग भी सपोर्ट कीजिए ताकि हमको भी बहुत ही अच्छा लगे। आप लोग सपोर्ट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और हमें अगले वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट भी करता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए वीडियो के साथ, कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तो तब तक रखिए अपना ख्याल, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।